है, एक रोज की बात है कि दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। इत्तेफाक से उन्हें एक हिरन दिखा। छोटे भाई ने तीर चलाया मगर निशाना न लगा। हिरन वहां से चौकड़ियां भरते हुए भाग निकला। दोनों ने अपने घोड़ों को उसके पीछे दौड़ा दिया और बराबर उसका ताकुब करते रहे। शाम के करीब जब बड़े भाई ने तीर मारा तो हिरन डगमगा कर गिर गया। दोनों फौरन घोड़ों से उतरे और हिरन को ज़िबा किया। दिन भर दौड़ने की वजह से घोड़े पसीने पसीने हो चुके थे और दोनों भाई भी थक कर चूर हो चुके थे। भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके आग सुलगाई और हिरन के गोश्त के कबाब बनाए। नजदीक से पानी का एक चश्मा था। उन्होंने खुद भी पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पिलाया। पानी पीते ही सुस्ती सी महसूस होने लगी और रात भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं बसर करने का इरादा किया। उन्होंने घोड़ों की बाग एक दरख्त से बांध दी और खुद चांदनी रात में जंगल में टहलने लगे। छोटा भाई अपनी अकल की वजह से मशहूर था। बड़ा भाई कहने लगा, लो भाई, आज तुम्हारी अकल का इम्तिहान लेते हैं। जरा ये तो बताओ कि इस वक्त हम अपने शहर से कितने फासले पर हैं और सिमत कौन सी है। दूसरी बात ये बताओ कि हिरन के कबाब हमने इससे पहले बेशुमार बार खाए हैं, लेकिन जो मज़ा आज आया वो पहले क्यों नहीं आया। छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनकर हंसा और बोला, ये तो बहुत आसान सवाल हैं जो तुमने मुझसे पूछे हैं। अब इनके जवाब सुनो। हम इस वक्त अपने शहर से 100 कोस दूर हैं। ये मैंने ऐसे हिसाब लगाया कि मेरा घोड़ा सर पर दौड़े तो दिन भर में 100 कोस का सफर करता है। सितारों को देखकर पता चलता है कि सिमत शिमाल है। और रही हिरन के कबाब के मज़ेदार होने की बात, तो भाई दिन भर दौड़ने की वजह से हमें भूख लगी थी, इसलिए इन कबाबों ने बहुत मज़ा दिया। तुम जानो तो भूख में चने भी बादाम मालूम होते हैं। ये सुनकर बड़ा भाई बोला, वाकई तुम्हारी अक्लमंदी में कोई जवाब नहीं। छोटा भाई कहने लगा, लो मैं तुम्हें एक और ऐसी बात बताता हूँ कि कल सुबह तक गैब से कोई ऐसा सामान पैदा होगा जिससे हम पहले के सारे गम भूल जाएंगे और आइंदा जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारेंगे। बड़े भाई ने हैरान होकर कहा, ये बात तुम किस वजह से कह रहे हो। छोटा भाई ये सुनकर हंस दिया और बोला, बात यह है कि आज हमने 100 कोस का सफ़र बड़ी मुश्किल से तय किया। सारा दिन भूखे प्यासे रहे, मगर इसके बावजूद हमारा दिल बहुत खुश है। बड़े भाई ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दोनों भाई जंगल की सैर करते रहे और फिर आराम करने का इरादा किया। छोटे भाई ने कहा, देखो भाई, ये बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ शेर, चीते और ना जाने कौन कौन से मोजी जानवर रहते होंगे। अगर हम दोनों सो गए तो ना जाने क्या हो। अभी 3 पहर रात बाकी है। 1.5 पहर तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ, फिर 1.5 पहर तुम जाग लेना और मैं आराम कर लूंगा। बड़े भाई को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। वो सो गया और छोटा भाई उसकी रखवाली करने लगा। वो थोड़ी देर तो अपने भाई के पास बैठा रहा, फिर तीर कमान हाथ में उठाकर टहलने लगा। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक दरख्त पर 2 जानवरों के बोलने की आवाज़ आई। वो आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई जानवरों की बोली समझता था, फौरन उनकी आवाज़ पर कान लगा दिए। एक परिंदे ने कहा, मुझ में ये तासीर है कि जो शख्स भी मेरा गोश्त खाएगा वो 2 लाल उगलेगा, एक दोपहर से पहले और एक दोपहर के बाद। फिर एक लाल हर महीने उसके मुंह से निकलेगा। दूसरे परिंदे ने कहा, जो शख्स मेरा गोश्त खाएगा वो उसी दिन बादशाह बन जाएगा। छोटा भाई परिंदों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कमान से दोनों परिंदों को मार गिराया। उसी वक्त दोनों को ज़िबा किया। रात की बची कुची लकड़ियां जमा करके आग सुलगाई और फिर दोनों परिंदों के गोश्त के कबाब बनाए। छोटा भाई इतना खुश था कि रात भर खुद ही पहरा देता रहा और बड़े भाई को पहरा देने की तकलीफ न दी। सुबह के वक्त जब बड़े भाई की आंख खुली तो छोटे भाई ने रात के बचे हुए कबाब उसके सामने रख दिए। बड़ा भाई बगैर कुछ कहे खामोशी से उन्हें खा गया और कुछ भी दरियाफ्त न किया कि ये कबाब कहाँ से आए और बारी पर तुमने मुझे जलाया क्यों नहीं। दोपहर दिन चढ़े जब छोटे भाई ने लाल उगला तो उसने समझा कि मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी तदबीर की, लेकिन बादशाह बनना बड़े भाई की तकदीर में लिखा था। उसने लाल बड़े भाई की खिदमत में पेश किया और रात का सारा वाकया अपने भाई को सुना दिया। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें जल्द से जल्द किसी न किसी जगह की बादशाहत नसीब होगी। मेरी तरफ से ये लाल तुम्हारी नज़र है, इसे कबूल करो। बड़ा भाई छोटे भाई की शहादत से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, सामने कोई आबादी मालूम होती है, मैं वहां जाता हूं और इस लाल को किसी के हाथों फरोख्त करके वापस आता हूं। इतनी देर तुम घोड़ों का ख्याल रखना। ये लाल अगर हम अपने शहर ले जाकर बेचें तो लोग न जाने क्या ख्याल करें, हमें चोर समझें या जाकर हाकिम को खबर कर दें, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
ये कहकर बड़ा भाई बस्ती की तरफ चल दिया। जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो वहां खिलकत का बड़ा हुजूम देखा। उस सल्तनत का ये रिवाज था कि जब भी कोई बादशाह फौत हो जाता तो कफन दफन के बाद शहर के लोग सुबह सवेरे शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते और जो कोई भी पहला मुसाफिर दरवाजे में दाखिल होता उसे अपना बादशाह बना लेते। इत्तेफाक की बात कि उस दिन बादशाह फौत हो चुका था और लोग रस्म व रिवाज के मुताबिक दरवाजे पर आए हुए थे और इंतजार में थे कि दरवाजे पर कौन पहले आता है। बड़ा भाई जैसे ही वहां पहुंचा तो सबने झुककर सलाम किया, शाही तख्त पर बिठाया और उसकी खिदमत में नजराने पेश किए। फिर खुशी के शादियाने बजाते जुलूस की शक्ल में उसे शाही महल ले गए। पहले रोज के हंगामे में बड़े भाई को अपने छोटे भाई का ख्याल बिल्कुल न रहा। दूसरे रोज जब वो तख्त पर बैठा तो उसे अपने छोटे भाई की कही हुई बातें याद आई। उसी वक्त एक सिपाही को उसी जगह का पता बताया और ये बताया कि इस शक्लो सूरत का एक नौजवान और 2 घोड़े वहां पर मिलेंगे, उसे फौरन लाकर मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही भागम भाग गया और सारा जंगल छान मारा, लेकिन ना वो नौजवान मिला ना वो घोड़े। जैसे गया था वैसे ही खाली हाथ वापस आ गया। छोटे भाई की कोई खबर ना पाकर बड़ा भाई बहुत रंजीदा हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, उसे कहाँ ढूंढूं। नाचार भाई की जुदाई का दाग अपने दिल में लिए सल्तनत का कारोबार संभाला। भाई तो नहीं मिला, लेकिन भाई की निशानी वो लाल उसके पास था। उसी लाल की बदौलत उसे बादशाहत हाथ आई थी। वो उस लाल को बहुत बरकतों वाला समझता था। वो हर रोज उसे दरबार में अपने साथ लाता और अपने वजीर मशीखों को दिखाता। अमीर वजीर भी अपने बादशाह का दिल रखने के लिए एक दूसरे से बढ़कर उस लाल की तारीफ करते। अब जरा छोटे भाई का हाल सुनिए। उसके साथ वो माजरा पेश आया जो बड़े भाई के जहन और गुमान में भी नहीं आ सकता था। वो बेचारा अपने बड़े भाई के इंतजार में बैठा था कि अचानक ना जाने कहां से एक बड़ा खौफनाक जानवर आया और उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। उस खौफनाक जानवर को देखकर घोड़े डर गए और अपनी बागें तड़क मारा जंगल में दौड़ गए। खुदा की शान के बड़ा भाई एक सल्तनत का बादशाह बना और छोटा भाई एक जानवर के पंजों में फंस गया। वो जानवर जब छोटे भाई को लेकर उड़ा तो ना जाने कितनी दूर तक उड़ता रहा। जब उड़ते उड़ते थक गया तो एक दरख्त पर जा बैठा। ये दरख्त एक कुएं की मुंडेर का था। जब जानवर दरख्त पर बैठा तो छोटा भाई उसके पंजों से छूटकर कुएं में जा गिरा। जिंदगी बाकी थी, इसलिए ना जानवर के पंजों से कोई तकलीफ आई ना कुएं में गिरने से कोई चोट आई। वो जानवर तो थोड़ी देर आराम करने के बाद ना जाने किस तरफ उड़ गया और छोटा भाई उसी कुएं में पड़ा रह गया। इत्तेफाक की बात देखिए कि उसी दिन एक काफिला वहां से गुजरा। कुआं देखकर काफिले के कुछ लोग रस्सी और डोल लिए वहां पर आए और डोल को कुएं में डाला। छोटे भाई ने मौका गनीमत जाना और उचक कर डोल में बैठ गया। काफिले के लोगों ने रस्सी खींचकर डोल बाहर निकाला तो उसमें पानी की जगह एक नौजवान बैठा था। वो छोटे भाई को लेकर काफिले के सरदार के पास पहुंच गए और सरदार ने उसका हाल दरियाफ्त किया। छोटे भाई ने अपना असल पता तो नहीं बताया, लेकिन मौके के हालात देखकर अपनी तरफ से एक कहानी घड़ सुना दी। उसकी बात सुनकर सरदार का दिल खुश हो गया और उसे अपनी खिदमत में रख लिया। फिर काफिला आगे रवाना हो गया और कुछ दिनों बाद अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। इस सफर में 1 महीना पूरा हो चुका था जब छोटे भाई ने एक लाल उगला। काफिले के सरदार ने उसे देखा और दिल में ख्याल किया कि ऐसा लाल हाथ आना मुश्किल है, कोई तदबीर करनी चाहिए। ये सोचकर उसने छोटे भाई को कैद किया और शहर के कत्ल के पास भेज दिया और कहा कि ये मेरा गुलाम है। आज तक ये बड़ी अच्छी तरह से मेरी खिदमत करता रहा। आज ना जाने क्यों अचानक इसके दिल में लालच आ गया और इसने मेरा लाल चोरी कर लिया। मैं इसे आपकी खिदमत में इसलिए भेज रहा हूँ कि इसे इसकी सजा मिले। कत्ल वाले ने चोर की सजा के बारे में काजी को बताया। काजी ने कहा कि चोर की सजा यही है कि उसके हाथ काट दिए जाएं। काफिले का सरदार खुश था कि अब नौजवान का हाथ काट दिया जाएगा और लाल मेरे हाथ में आ जाएगा। मगर उस शहर का दस्तूर था कि किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले मामला बादशाह की बेटी के पास जाता था। वो मुजरिम को अपने पास बुलाती और उसका सारा हाल दरियाफ्त करती और फिर अपनी अकल और समझदारी से फैसला सुनाती। इस तरह अदालत में दी गई सजा कभी बहाल रहती और कभी मनसूख हो जाती। ये सारा इंतजाम इसलिए था कि वहां का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसके एक लड़की के सिवा उसकी कोई औलाद ना थी जो उसके तख्तो ताज की वारिस हो जाती। ये लड़की यूं तो ज्यादा उम्र की ना थी और ना ही अभी उसकी शादी हुई थी, मगर सब लोग उसकी अक्लमंदी और दानाई देखकर अश अश करते। वो अपनी खुदादाद अक्लमंदी से ऐसे ऐसे फैसले करती कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उसकी अक्लमंदी और जहान के साथ साथ उसकी इंसाफ पसंदी भी दूर दूर तक मशहूर थी। छोटे भाई का मामला भी उसके सामने पेश आया। शहजादी ने उसको और काफिले के सरदार दोनों को अपने पास बुलाया। शहजादी ने पहले काफिले के सरदार की बात सुनी। उसने शहजादी को वही कहा जो उसने कत्ल वाले को कहा था। इसके बाद शहजादी ने छोटे भाई से कहा, ऐ नौजवान, तूने काफिले के सरदार की बात सुन ली।
कहो इसके जवाब में तुम क्या कहते हो? छोटे भाई ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ऐ शहजादी साहिबा, एक गमों का मारा शख्स अपनी सफाई में क्या बयान करे। इस शख्स ने जो भी कहा है सच ही कहा है। शहजादी गजब की अक्लमंद थी। उसकी बात सुनते ही उसका माथा ठनका। आज तक किसी चोर ने अपने चोर होने का इकरार नहीं किया था, फिर उसने अपने आप को मुसीबतों का मारा हुआ भी कहा था। शहजादी ये नतीजे पर पहुंची कि ये नौजवान बेगुनाह है और ये जो उसने इकरार किया है इसमें भी कोई ना कोई राज है। शहजादी ये राज मालूम करना चाहती थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर काफिले के सरदार से कहा, तुम जाओ और कल हाजिर होना। इस नौजवान को हम अपने पास ही रखेंगे। काफिले का सरदार खुशी खुशी वहां से चला गया और शहजादी ने छोटे भाई को अपने सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया कि उसे अपने पास रखें। जब आधी रात का वक्त हुआ तो शहजादी उसके पास आई, कहने लगी, ऐ नौजवान, तूने ये जो लाल चुराया का इकरार किया है इसमें कोई ना कोई राज छुपा है। मुझे अपने हालात से आगाह कर ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। छोटे भाई ने शुरू से आखिर तक सारे हालात सुना डाले। छोटे भाई की बातों से शहजादी पर बहुत असर हुआ और शहजादी वहां से चली गई। दूसरे रोज शहजादी ने छोटे भाई को बादशाह के सामने पेश किया और कहा, अब्बा हुजूर, शहर के काजी और कत्ल सच्ची बात मालूम किए बगैर मुजरिम को सजा दे देते हैं। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे लाल मिले और जिसे लाल मिलना चाहिए उसे सजा मिले, और जो बेकसूर हो उसे सजा मिले और चोरी के जुर्म में उसका हाथ काटा जाए। बादशाह ने शहजादी की बात सुनकर छोटे भाई और काफिले के सरदार को तलब किया और उनसे तमाम हालात दरियाफ्त किए। एक तो बादशाह की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और दूसरा मामला भी बहुत उलझा हुआ था। उसकी समझ में कुछ भी ना आया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। इस पर शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, इसका फैसला करना तो बहुत आसान है। आप 1 महीने तक इन दोनों को कैद में रखें। इस नौजवान ने अगर दूसरा लाल उगला तो ये सच्चा है, वरना ये झूठा। अगर ये झूठा निकले तो बेशक इसे फांसी दे दें। इस वक्त इस बेचारे का हाथ काटने से क्या हाथ आएगा। बादशाह को शहजादी की ये बात बहुत पसंद आई और उसने फौरन हुक्म दिया कि काफिले के सरदार को और इस नौजवान को अलग अलग कैद में डाल दिया जाए। महीना पूरा गुजर गया तो छोटे भाई को दरबार में सबके सामने लाया गया और जब उसने सबके सामने दूसरा लाल उगला तो सब हैरान रह गए। शहजादी बेहद खुश हुई क्योंकि उसकी अक्लमंदी ने एक बेकसूर को सजा मिलने से बचा लिया था। बादशाह ने उसी वक्त काफिले के सरदार का सारा मालो असबाब छोटे भाई को दिलवा दिया और उसे कोड़े मरवाकर शहर से निकलवा दिया। बादशाह को छोटे भाई की बातों में अक्लमंदी नजर आती थी। अमीर वजीरों ने भी अर्ज किया कि ये नौजवान हुजूर की खिदमत के लायक है। बादशाह ने उसे दरबारियों में शामिल कर लिया। छोटा भाई दरबारियों में शामिल हुआ तो उसके खूब जौहर खुले और अपनी अक्लमंदी की वजह से थोड़ी ही अरसे में बादशाह का दिल मोल लिया। हर महीने एक लाल उगल कर बादशाह के सामने पेश कर देता था और बादशाह का भी ये दस्तूर था कि उसे अपने पास से जुदा नहीं करता था। आखिर उसने दरबारियों से फैसला करके अपनी एक लौती बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन शाही दरबार में जश्न था और उसमें बहुत से बादशाहों के सफीर शामिल होने के लिए आए थे। उनमें एक सफीर जो नौजवान था उसके बड़े भाई का भी था। बातों ही बातों में हीरो जवाहरात का जिक्र भी चलने लगा। उस नौजवान ने कहा कि हमारे बादशाह के पास एक ऐसा लाल है कि जमीन और आसमान में आज तक किसी ने ऐसा लाल नहीं देखा होगा। बादशाह सफीर की बात सुनकर हंसा और जो 10-12 लाल छोटे भाई ने उगले थे वो सब मंगवाकर उसके सामने रख दिए। सफीर को हीरो जवाहरात की बहुत पहचान थी। वो लाल देखकर कहने लगा, आलमपना, बड़ी हैरानी की बात है। हमारे बादशाह के पास जो लाल है उसका और इनका रंग रूप एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक है और यहाँ 1 दर्जन। गुस्ताखी ना हो तो ये मालूम करना चाहता हूं कि ऐसे कीमती और नायाब लाल आपको कहां से मिले। बादशाह ने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है और ये हर महीने एक लाल उगलता है। जब सफीर ने छोटे भाई की तरफ गौर से देखा तो उसने छोटे भाई की शक्लो सूरत अपने बादशाह से मिलती जुलती हुई महसूस की, मगर ये बात उसने बादशाह से नहीं कही और खामोश रहा। जश्न खत्म होने के बाद जब वो सफीर अपने बादशाह के पास वापस पहुंचा, बादशाह का ये मामूल था कि जब भी तख्त पर आकर बैठता तो उस लाल को अपने सामने रख लेता। सफीर ने जब वो लाल देखा तो उसे सारा वाकया याद आ गया। उसने बड़े अदब से कहा, हुजूर, पिछले महीने जब मैं बादशाह के जश्न में गया था तो मैंने देखा कि बादशाह का बेटा हर महीने ऐसा ही एक लाल उगलता है। बादशाह ये सुनते ही फौरन समझ गया कि वही उसका छोटा भाई है। उसने फौरन बादशाह को खत लिखा कि हमें आपके बेटों को देखने का बहुत शौक है,
उसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेज दीजिए। और साथ ही एक खत अपने छोटे भाई को लिखा। उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा हाल बयान किया और साथ ही ये भी लिखा कि बादशाह बनने के बावजूद तुम्हारी जुदाई रात दिन उसे सताई रहती है। उसने दोनों खत उसी सफीर को देकर उसी बादशाह की तरफ रवाना किया। सफीर जल्दी ही सफर करता हुआ बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह का खत उसने बादशाह को पेश किया और छोटे भाई का खत उसे पहुंचा दिया। बड़े भाई का खत देखते ही छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और उसी दिन बादशाह से इजाजत मांगी। सफीर से शहर का रास्ता और नक्शा दरियाफ्त किया और शहजादी को लेकर एक जहाज में सवार हो गया जो उसके बड़े भाई के शहर की तरफ जा रहा था। उसे बड़े भाई से मिलने का ऐसा शौक था कि पल भर के लिए भी उसे चैन नहीं आता था। लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। अभी वो शहर से 10-12 कोस दूर ही थे कि समंदर में जोर का तूफान आ गया और वो जहाज तूफान में तबाह हो गया। किसी को किसी की खबर न मिली कि कौन जिंदा रहा और कौन डूबकर मर गया। छोटे भाई के इस्तकबाल के लिए महल में तैयारियां हो रही थीं कि अचानक उसके जहाज के डूब जाने की खबर मिली। उसने फौरन 1000 तेज रफ्तार सवार दौड़ाए कि जो डूबते उछलते का पता पाए उसे फौरन दरबार में ले आए। सवारों ने भागदौड़ शुरू कर दी और काफी भागदौड़ के बाद सिर्फ शहजादी ही उनके हाथ आई। उन्हें नौजवान की कोई खबर ना मिली। वो शहजादी को लेकर दरबार में आए और अर्ज किया कि नौजवान का कुछ पता ना चल सका, वो शायद डूब गया है। उधर छोटे भाई का हाल सुनिए। उसकी जिंदगी बाकी थी और वो डूबने से बच गया था। एक तख्ते के सहारे बहता हुआ भूख प्यास से कई दिनों बाद किनारे पर जा पहुंचा। पूछता पूछता उस शहर तक पहुंच गया जहां बड़ा भाई हुकूमत करता था। उसने शहर के दरवाजे पर अपना नाम और पता बताया और फिर दरख्वास्त की कि बादशाह को इत्तला कर दें। सिपाहियों ने बादशाह को इत्तला कर दी कि इस नाम और इस पते का एक नौजवान शहर के दरवाजे पर आया है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस नौजवान को दरबार में ले आए। सिपाहियों ने देर किए बगैर उस नौजवान को दरबार में पहुंचा दिया। लंबे अरसे की जुदाई और फकीरों जैसी हालत देखकर बड़ा भाई छोटे भाई को पहचान न सका। भूख प्यास ने उसका हाल कुछ से कुछ कर दिया था और ऐशो आराम की वजह से बड़े भाई का भी हाल कुछ से कुछ हो चुका था। जब उसने देखा तो शहजादी को बुलाया कि देखो और पहचानो, क्या यही शख्स तुम्हारा शौहर है? शहजादी ने पर्दे के एक तरफ खड़ा होकर उस खस्ता हाल नौजवान को देखा जो खुद को बादशाह का छोटा भाई कह रहा था। छोटा भाई समझ गया कि ये दोनों अभी तक मुझे पहचान नहीं सके। छोटे भाई ने कहा, आज मेरा लाल उगलने का दिन है, बस एक पहर बाकी है। जब मैं लाल उगल लूंगा तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे और आपके दिल में किसी किस्म का कोई शक नहीं रहेगा। ये सुनकर बादशाह को कुछ कुछ यकीन आया। सोचा कि ये नौजवान ठीक कहता है, अगर झूठा होता तो कभी ऐसी बात ना करता। बादशाह अभी कुछ कह भी ना पाया था कि पर्दे के पीछे से आवाज आई, ए नौजवान, कि तुम्हारी अकल और जहान मशहूर है। मैं एक पहेली कहती हूँ, अगर तुमने बूझ ली तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शक नहीं रहेगा। जरा ये तो बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई गर्ज दुनिया के हर मजहब, हर मुल्क, कौम का शख्स उसे खाता है, मगर अगर उसका सर काट दिया जाए तो कोई ना खाए और अगर कोई खाए तो उसी वक्त मर जाए। नौजवान ने जवाब दिया, शहजादी साहिबा, वो चीज कसम है। शहजादी ये सुनकर पर्दा हटाकर नौजवान के सामने आ गई। ये देखकर बादशाह ने कहा, हम तो कुछ भी नहीं समझे, तुम क्या समझकर इसके सामने आ गई? छोटे भाई ने कहा, हुजूर, दुनिया के हर मजहब का शख्स कसम खाता है, उसका सर का है। अगर सर काट दिया जाए तो सम रह जाता है। सम जहर को कहते हैं, उसे कोई नहीं खाता। अगर कोई खाता है तो उसी वक्त मर जाता है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ, अपने तख्त से उतरा और नौजवान से बगलगिर हुआ। इतनी देर में पहर की एक मुद्दत भी पूरी हो चुकी थी। नौजवान ने लाल उगला और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। अब तो बादशाह और शहजादे के दिल में रहा ख्वाहिश भी जाता रहा। महल में खुशी के शहनादे बजने लगे और सदियों के बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से मिल गए। छोटे भाई के मिल जाने की खुशी में बड़े भाई ने फकीरों और मोहताज के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए और बहुत कुछ सदका खैरात की सूरत में यतीमों, मस्कीन और बेवाओं को दिया। उसकी सखावत और दरिया दिली को देखकर लोग हातिम की सखावत को भूल गए। छोटा भाई 1 महीने तक अपने बड़े भाई के पास रहा और उस अरसे में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की खूब खिदमत की। उसके बाद छोटा भाई शहजादी को लेकर उसके बाप के शहर में पहुंचा, जहां उसका बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। उसके वहां पहुंचते ही कुछ दिन बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और दरबारियों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। लाल उगलने की वजह से लोग उसे लाल बादशाह कहते थे। वो ऐसा करता था कि 1 महीने जो लाल उगलता था उसे अपने खजाने में रखवा देता था
और दूसरे महीने जो लाल उगलता था उसे अपने भाई के पास भिजवा देता था। कहते हैं कि लाल बादशाह ने 50 साल हुकूमत की,